सुमित्रा अपनी माँ ललिता के साथ रहती थी। सुमित्रा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ललिता दूसरों के घर काम करती थी और सुमित्रा की पढ़ाई पूरी करा रही थी। माँ, मैंने 12वीं क्लास तो यहीं पढ़ ली। आगे की पढ़ाई करना, मुझे बाहर जाना है। देख लेना माँ, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है। हाँ सुमित्रा, मैं तेरे लिए ही तो काम करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है? तेरे यही तो सपने हैं जो मैं तेरे लिए काम करती हूँ। तू बाहर पढ़ाई करने चली जाएगी तो मेरा मन कैसा लगेगा? अरे माँ, मैं वहाँ जाके तुम्हें रोज़ फ़ोन किया करूँगी। अब डॉक्टर बनना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा की पूरी पढ़ाई हो जाती है। अचानक में ललिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इसकी वजह से सुमित्रा बाहर नहीं जा पा रही थी। डॉक्टर ने ललिता को आराम करने को बोला था। अब ललिता के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरों के घर काम कर ले। सुमित्रा ने अब ठान ली थी कि वह आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। सुमित्रा परेशान रहती थी। अब वो आगे क्या काम कर सकती है। एक दिन सुमित्रा की दोस्त का फ़ोन आता है। सुमित्रा की दोस्त नैना बाहर नौकरी करती थी। हाय सुमित्रा, कैसी हो तुम? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्या बताऊँ नैना, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी। अब माँ की तबीयत खराब है। माँ अब कहीं नहीं जा सकती, डॉक्टरों ने मना कर रखा है। इस टाइम तो माँ की दवाई की भी बहुत परेशानी पड़ रही है। बस मैं यही सोच रही थी मैं भी कोई जॉब देख लूँ ताकि मैं घर के खर्चे कर सकूँ और माँ की भी दवाई कर सकूँ। अरे सुमित्रा, तू टेंशन क्यों ले रही है? यहाँ आजा मेरे पास, मैं बॉस से बात करती हूँ तेरे बारे में। यहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत है। उम्मीद है बॉस मना नहीं करेंगे। नैना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अपने बॉस से बात करके देख। यार, मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। 1-2 दिन बाद सुमित्रा नैना को अपने पास बुला लेती है। सुमित्रा, मैं जानती हूँ तू इस शहर में नई नई आई है और तुझे यहाँ के रूल्स नहीं मालूम होंगे। इस कंपनी के रूल्स मैं तुझे बताती हूँ। देख, यहाँ के बॉस जो हैं बहुत तेज़ दिमाग के हैं। जब भी उनका मन होता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुना देते हैं। बॉस अगर तुझसे कुछ बोलें तो तू उनका हाँ में जवाब देना। उनका गुस्सा बर्दाश्त करना होगा, तभी आगे हम कामयाब हो सकते हैं। तभी नैना सुमित्रा को समझा ही रही थी। इतने में बॉस आ जाते हैं और नैना से बोलते हैं, नैना, तुमने सुमित्रा के यहाँ के रूल्स बता दिए हैं ना? और हाँ, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। इस कंपनी के जो बड़े मालिक हैं ना, उनकी बेटी का आज बर्थडे है। रितिका मैडम बाहर विदेश से पढ़ के आई हैं। इस कंपनी में वो अपना बर्थडे बनाना चाहती हैं। मैं यही चाहता हूँ उनकी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है तुम सब लोग कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलो सब अपने अपने कामों से लग जाओ। और सुमित्रा बेटा, मैं यही चाहता हूँ तुम बाहर खड़े होके उनका वेलकम करना। सब लोगों को समझाकर बॉस चले जाते हैं। तभी नैना बोलती है, सुमित्रा, ये रितिका मैडम है ना, ये बहुत गुरु की भरी हुई हैं। मैंने आज सुबह ही तो बात की थी। बहुत इनके अंदर एटीट्यूड है। यार नैना, मुझे तो बॉस ने ड्यूटी अच्छी दे दी। अब मुझे वेलकम के लिए वहाँ खड़ा होना है। उसके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस होने चाहिए ना। मेरे पास तो वो भी नहीं है, यही ड्रेस है पुरानी। चल सुमित्रा, मेरे साथ चल, मेरी ड्रेस है वो ही पहन लेना। नैना सुमित्रा को अपनी न्यू ड्रेस पहना देती है और सुमित्रा बाहर गेट पे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा मेन गेट से गायब हो जाती है और थोड़ी देर में रितिका मैडम आ जाती हैं।
रितिका देखती है उसके वेलकम के लिए कोई भी नहीं आया। वे अंदर चली जाती है। रितिका को देखकर नैना बोलती है, अरे सुमित्रा, तू अभी तक यहीं है? तुझे तो बॉस ने बाहर गेट पे खड़ा किया था। रितिका मैडम आने वाली होंगी, उनका स्वागत नहीं करना तुझे? ओह हेलो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ही रितिका हूँ। और ये तुम किसका नाम ले रही हो, सुमित्रा? अरे क्यों सुमित्रा, क्यों मजाक कर रही है? अगर तुझे बॉस ने यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। रितिका मैडम आने वाली होंगी, जाके उनका वेलकम कर तू। तुम्हारे क्यों समझ में नहीं आती? मैं ही रितिका हूँ, मैं सुमित्रा नहीं। यहाँ के सब लोग कैसे हैं? किसी मेहमान की खातिर तवज्जो नहीं जानते? रितिका की ये बातें सुनकर उन सब लोगों को बहुत ताज्जुब होता है। तभी बॉस आ जाते हैं और रितिका से बोलते हैं, माफ़ करना मैडम, नैना सही बोल रही है। तुम्हारे तरह हमारे यहाँ पे एक लड़की है, सुमित्रा नाम है उसका। मैंने उसको बाहर गेट पर खड़ा किया था तुम्हारी वेलकम के लिए। सब लोग ये बातें कर रहे थे, इतने में एक छोटा सा लड़का आता है और बॉस से बोलता है, साहब जी, जो बाहर मैडम खड़ी थी उन लोगों को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं और रितिका भी समझ जाती है। इस बात के बारे में सुमित्रा की माँ को भी फ़ोन कर देते हैं। सुमित्रा की माँ गांव से शहर आ जाती हैं। उधर रितिका अपने पापा को सारी बात बता देती है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सुमित्रा की भी माँ आ जाती हैं। सुमित्रा की माँ को देखकर रितिका की माँ बोलती हैं, रे ललिता दीदी, तुम जब से यहाँ से गई हो कभी यहाँ वापस नहीं लौटी। हम लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी एक बेटी नहीं, 2 बेटी हुई थी। एक बेटी को मैं तुम्हारी अपने साथ गांव ले गई थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं एक बेटी को चुरा लिया था। और सुमित्रा जो है वो तुम्हारी ही बेटी है, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। और मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि तुम्हारी 2 बेटियां हुई थी। ललिता की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। क्या आंटी, मेरी भी एक बहन है? हाँ बेटा, तुम 2 बहनें हो जुड़वा। तुम्हारी एक बहन को मैं अपने साथ ले गई थी। हो सके तुम मुझे माफ़ कर देना। रितिका के पापा समझ जाते हैं सुमित्रा को किसने किडनैप किया है। वे पुलिस को फ़ोन करते हैं और सुमित्रा घर आ जाती है। सुमित्रा को अपने पास देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सुमित्रा को भी सब सच्चाई पता चल जाती है। सुमित्रा रोने लगती है, माँ तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे माँ बाप से दूर करने की? मैं भी अपने माँ और पापा के साथ बहुत खुश रहती। हाँ बेटा, मैं तेरे गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हें दे दी है, अब मैं वापस जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, अब तुम हमारे साथ यहीं शहर में रहोगी। हाँ ललिता दीदी, सुमित्रा सही बोल रही है, अब तुम हमारे साथ में ही रहोगी। माना कि तुमने जन्म नहीं दिया, पर बचपन से तुमने ही तो पाला है सुमित्रा को। और मुझे उम्मीद है कभी तुमने इसको परेशान भी नहीं रखा होगा। ललिता को भी अपने पास रख लेते हैं और अब पूरी फैमिली मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ललिता विकास दोनों बहुत गरीब होते हैं। विकास दिन भर मजदूरी करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। विकास की ज़्यादा आमदनी नहीं होती है। विकास का घर का खर्चा बहुत ही तंगी से चल रहा था। विकास और ललिता का एक छोटा बेटा रौनक होता है। एक दिन रौनक बोलता है,
माँ, छोले पूरी का बहुत मन कर रहा है, वो बना दो ना। हाँ रौनक बेटा, मैं तुझे आज छोले पूरी बना के दूंगी। ललिता ये तो कह देती है, पर ललिता के पास पैसे नहीं होते। ललिता के घर में थोड़ा सामान रखा होता है। ललिता रौनक को छोले पूरी बना के दे देती है और वे दोनों बासी रोटी खा लेते हैं। ललिता और विकास का भी बहुत मन होता है छोले पूरी खाने, पर बेचारे क्या करते, इतने ही थे, रौनक ही खा सकता था। एक दिन ललिता विकास से बोलती है, सुनो जी, रौनक अपना बहुत बड़ा हो गया है और अपने आस पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने। उनको देखकर रौनक भी रोज़ जिद करता है। अब अपने पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम भी अपने बेटे को भेज सकें। मैं यही सोच रही थी तुम कुछ दूसरा काम देख लो, क्या मालूम उसमें पैसे ज़्यादा मिल जाएं। हाँ ललिता, तुम सही बोल रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, रौनक को बहुत पढ़ाऊँ लिखाऊँ, पर क्या करें, मेरा भी काम इतना नहीं चलता। मैं नहीं चाहता जो धक्के मैं उठा रहा हूँ वो मेरा बेटा उठाए। अगर पढ़ लिख लेगा तो कोई अच्छी सी नौकरी लगा लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाल काम पे जाता है, तभी उसको रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे विशाल, कहाँ जा रहे हो? भाई मैं काम पे जा रहा हूँ। अपना तो रोज का यही है, रोज ही काम देखना पड़ता है। कभी काम लग जाता है तो कभी छुट्टी हो जाती है। इसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही है। एक बेटा है, उसको भी नहीं पढ़ा सकता मैं। तुम बताओ अजीत, तुम कब आए गाँव? मैं गाँव कल ही आया हूँ। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए सोचा गांव घूम आए। ऐसे तो गांव घूमने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा विशाल, मैं एक मशवरा दूँ तुम्हें? क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चल लो। शहर में तो तुम्हारा कोई ना कोई काम लग ही जाएगा। तुम देख लेना, काम भी अच्छा चलेगा और अपने बेटे को भी पढ़ा सकोगे। हाँ अजीत भाई, ये बात तो सही बोल रहे हो। अब तुम शहर कब जा रहे हो? भाई मुझे शहर जाने में अभी 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर विकास अपने घर आ जाता है और ललिता को सारी बात बता देता है। ये बात सुनकर ललिता को भी सही लगने लगती है। सुनो जी, आपके दोस्त सही बोल रहे हैं। शहर में तो कोई ना कोई काम लग ही जाएगा। हमें यहाँ गांव में परेशानी होती है, यहाँ मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं है। या गांव में अपनी खेती बाड़ी होती, उसमें ही लगे रहते। अपने दोस्त से बोल दो, जब भी वो जाएं हम भी उनके साथ चलेंगे। 2-3 दिन बाद वे लोग शहर चले जाते हैं और स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ललिता के घर में अनाज नहीं होता है। ललिता घर से खाना नहीं लाती है। अचानक में रौनक को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। रौनक बेटा, अभी शहर पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा, बस तुम बर्दाश्त कर लो। वहीं जाके तुम्हें खाना खिला दूंगी। मैं घर से कुछ नहीं लाई हूँ। रौनक अपनी माँ की बात समझ जाता है। रौनक से भूखी बर्दाश्त नहीं होती, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रौनक के आंखों में से आंसू देखकर ललिता और विकास बोलते हैं, रौनक बेटा, तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। विकास के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते। विकास देखता है स्टेशन पे एक छोले पूरी का ठेला लगाए हुए हैं। उससे विकास एक प्लेट छोले पूरी ले लेता है और रौनक को खिला देता है। सुनो जी, एक प्लेट कितने की मिली है? एक प्लेट 50 रुपये की मिली है। मेरे पास बस 100 रुपये ही थे, अब 50 रुपये बचे हैं। इन 50 रुपयों से हम शहर पहुंच सकते हैं बस,
वहाँ क्या खा सकते हैं ये हमें नहीं मालूम। यहाँ इतने महंगे छोले पूरी, गांव में हम तीनों भी पेट भर के खा सकते थे। देखो तो यहाँ शहर में इतने महंगे खाना बेचते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर जाते ही रौनक की तबीयत खराब हो जाती है। रौनक को अस्पताल लेके जाते हैं। रौनक की यह हाल देखकर डॉक्टर बोलते हैं, देखो तुम्हारे बेटे के कुछ खाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा क्या खिलाया है इसकी वजह से इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर ललिता समझ जाती है रौनक के पेट में दर्द किस चीज़ से होता है। वे लोग सब घर आ जाते हैं। माँ, वो कितने गंदे अंकल थे, उनकी छोले पूरी कितनी गंदी थी, उनकी वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ था। माँ, उसमें ऐसा क्या डालते हैं वो लोग जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। हाँ मेरे बेटे, मैं समझ गई थी, तेरे पेट में दर्द उन्हीं की वजह से हुआ है। वे लोग बासी खाना बेचते हैं, उसकी वजह से पेट में खराबी हो गई थी। माँ, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे न जाने कितनों के पेटों में दर्द होता होगा। उन अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अंकल ताज़ी खाना बनाकर बेचें। माँ, अगर अपने पास इतना पैसा होता, हम सबको ताज़ी खाना बनाकर खिलाते, ताकि किसी की तबीयत खराब न होती और न डॉक्टरों के पास जाना पड़ता। रौनक की यह बात सुनकर ललिता चुप हो जाती है। वैसे रौनक ने बात तो अच्छी कही थी, पर ललिता भी क्या करती, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। विकास का वहाँ शहर में काम लग जाता है। विकास एक मॉल में काम करने लगता है। विकास को अब महीने पे पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं और उनका घर का खर्चा अच्छा चलने लगता है। घर में सारा खर्च ललिता करती थी और उसमें से कुछ पैसे निकाल लेती थी। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और ललिता के पास कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले जो रौनक ने कही थी वो बात याद आ जाती है। ललिता रौनक को लेकर स्टेशन चली जाती है और वहाँ पर छोले पूरी का ठेला लगा लेती है। ललिता के हाथ के छोला पूरी बहुत अच्छे बनते थे और उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। ललिता के पास कुछ लोग खाना खाने आते हैं। अंकल, बस 20 रुपए में पेट भर के खाना खाओ, और वो भी ताज़ा ताज़ा मेरी माँ खाना बना रही है। तुम्हारे किसी के पेट में खराबी भी नहीं होगी। देख लेना अंकल, तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। ताज़ा खाना आप भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। कुल 20 रुपए में पेट भर के खाना खाओ। उस मासूम बच्चे की ये बात सुनकर काफ़ी ग्राहक आ जाते हैं। ललिता के हाथ के छोले पूरी सबको बहुत पसंद आते हैं। कुछ देर बाद ललिता के सारे छोले पूरी ख़त्म हो जाते हैं और ललिता की कमाई भी अच्छी हो जाती है। ललिता और रौनक रोज़ रोज़ ऐसे ही स्टेशन पे खाना बेचने लगते हैं। उन दोनों की कमाई तो अच्छी हो रही थी। सबसे बड़ी खुशी यही हो रही थी, खाना भी ताज़ा मिल रहा था और कम पैसों में भी बेच रहे थे। रौनक इसलिए ही खुश था कि मेरे माँ के हाथ के खाने की वजह से किसी की तबीयत खराब नहीं होगी और ताज़ा ताज़ा खाना मिलेगा। अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो वो 20 रुपए में पेट भर के खाना खा लेगा। उधर विशाल काम कर रहा था, इधर ललिता और रौनक दोनों ठेला लगा रहे थे। दोनों की कमाई से स्टेशन के पास एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रेस्टोरेंट में भी खाना अब 20 रुपए का ही बेच रहे थे। ललिता और विशाल रौनक का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती हैं। रौनक अब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था
और ललिता का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। वे दोनों एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब सब लोग उनके ही रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। ऐसे ही पूरे 15 साल बीत जाते हैं। रौनक अब बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। गीता अपने पति के साथ घर में अकेली रहती है। गीता के घर में सास ससुर कोई नहीं था। गीता का एक छोटा देवर था, वरना गीता पूरा दिन अकेली ही रहती थी। गीता का देवर रौनक वे कॉलेज में लड़की पसंद कर लेता है और उसी से शादी कर लेता है। रौनक जिस लड़की से शादी करता है वो सुनैना गांव की होती है। दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब गीता जेठानी बन गई थी। गीता जेठानी बनकर चौथे आसमान पे पहुंच गई थी। जो भी सासें काम करती हैं वो अब सब काम गीता करती है। और सुनैना कहाँ चली गई? मैं कितनी देर से बैठी हूँ, मुझे चाय तो ला दे। थोड़ी देर बाद सुनैना गीता को चाय ला देती है। लो दीदी चाय। कहाँ थी इतनी देर से, क्या कर रही थी? तुझे याद नहीं मैं चाय का इंतज़ार कर रही थी। दीदी वो मैं खाना बना रही थी और कपड़े भी धो रही थी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है पहले मेरा काम किया कर, फिर सारे घर के काम किया कर। चल जा अब जल्दी से खाना बना ले, भूख लग रही है। हाँ दीदी, आप तो बैठे बैठे सब चीज़ें मंगाती हो। ऐसा करो, ये जो तुम्हारे पैर लटक रहे हैं ये भी ऊपर कर लो, मैं तुम्हें बैठ के ही खाना खिलाऊंगी। क्या बोल रही है तू? मुझसे जबान लड़ा रही है? नहीं दीदी, मेरी कहाँ इतनी मजाल है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। सुनैना के शादी के बाद गीता ने घर का सारा काम छोड़ दिया था और बैठकर सुनैना पे हुक्म ही जता रही थी। अब गीता का ये सारा काम रोज का ही बढ़ता जा रहा था। गीता रोज रोज सुनैना को डांटी थी और अपना हुक्म जताती थी। एक दिन गीता बाजार जाती है। बाजार में गीता दो औरतों की बातें सुनती है। वो औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे बहन, तुझे मालूम है अपने गांव में कुश्ती हो रही है? मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगी। औरतों की कुश्ती है, जीतने वालों को तो 50,000 रुपये मिलेंगे। हाँ बहन, सुना था मैंने भी ये कुश्ती देखने तो ज़रूर जाएंगे हम सब लोग। कुश्ती देखने में बहुत मज़ा आएगा, एक दूसरे को औरत पकड़ पकड़ के मारेंगी। हाँ हाँ, देखते हैं ये 50,000 रुपये कौन जीतता है। गीता औरतों की ये बात सुनकर घर आ जाती है और सुनैना को सारी बात बताती है। सुनैना, अभी मैं बाज़ार गई थी, वहाँ पे औरतें बातें कर रही थी। अपने गांव में कुश्ती होने वाली है और कुश्ती औरतों की होगी। जो भी जीता उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ इस कुश्ती में मैं भी हिस्सा ले लेती हूँ। अरे दीदी, तुम कैसे कर सकती हो कुश्ती? तुमने तो कुश्ती करना सीखा भी नहीं है। ऐसा ना हो पहलवानों को देख कर तुम्हारी हवा निकल जाए। अरे ना, ऐसा ना होगा, मैं बहुत पहलवान हूँ और ताकतवर भी हूँ। और तू भी मेरे साथ चलना, मेरी कुश्ती देखना मैं कैसे उनको पटक पटक के मारती हूँ। नहीं दीदी, आप जाओ, मुझे टाइम नहीं है वहाँ जाने का। दीदी, मेरा मशवरा तो यही है, तुम ना जाओ तो सही है। तू कौन होती है मशवरा बताने वाली? मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूं और ये पैसे मुझे मिलेंगे, मैं इन पैसों की साड़ियाँ खरीदूंगी। गीता की ये बात सुनकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गीता कुश्ती के मैदान में पहुँच जाती है। गीता देखती है एक औरत दूसरी औरत के एक ही बार में गिरा रही थी और हड्डी पसलियाँ तोड़ रही थी। गीता जब और करीब जाती है तो देखती है वो औरत कोई और नहीं, उसकी देवरानी थी। सुनैना को यूं देखकर गीता के होश खराब हो जाते हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ, तुमने इस कुश्ती में हिस्सा तो नहीं लिया? कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों से तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए। अरे नहीं, मैंने नहीं लिया, तूने उस दिन मना कर दिया था ना,
तो मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, बस मैं ऐसी देखने आई थी। गीता सुनैना से मना कर कर राहत की सांस लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सुनैना घर आती है वो देखती है गीता के कुछ और ही अंदाज थे। अरे सुनैना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ दीदी, चाय ला दो, चाय को बहुत मन कर रहा है। सुनैना, ये तो बताओ, इस कुश्ती में किसने जीता है और किसको 50,000 रुपये मिले हैं? ओहो दीदी, आप तो जानती हैं मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और पता है दीदी, एक औरत तो डर के मारे भागी गई, वो तो सामने आई ही नहीं थी। अच्छा, क्या मालूम उसने तुम्हारी कुश्ती देखकर पीछे भाग गई हो, तुम जो पटापट औरतों को गिरा रही थी। हाँ दीदी, ऐसा हो सकता है। अब गीता सुनैना से डरने लगती है। गीता अब सुनैना पर कोई हुक्म नहीं जताती है। सुनैना भी गीता का ये बर्ताव देखकर कुछ नहीं बोलती है और ना ही उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अब दोनों दुरानी जिठानी साथ में घर का काम करती थीं और घर को संभालती थीं। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।